अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 17 लेक्चर नंबर 1 नर्वस कोऑर्डिनेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सिंपली आज सिंपल सा इंट्रोडक्शन देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अक्सर स्टूडेंट्स इस चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए डिफ़िकल्ट लगता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। जिस स्टूडेंट्स को लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन पता चला तो समझो उसको पूरा चैप्टर समझ आया। नर्वस कोऑर्डिनेशन में डियर स्टूडेंट्स हम 4 चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 रिसेप्टर्स डिस्कस करते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेना है। रिसेप्टर्स डिस्कस करते हैं, रिसेप्टर्स के टाइप्स मौजूद कहाँ पे है, कैसे फंक्शन कर रहा है। दूसरा मेन कंपोनेंट जो है न्यूरॉन डिस्कस करते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ में जो है हम ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का पार्ट्स, ब्रेन का फंक्शन जो है हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ में जो है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में। लेकिन ये सारे जो हैं एक लेक्चर में नहीं आ सकता है। आज सिंपली मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा नर्वस कोऑर्डिनेशन का। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लो कि भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस या उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस न्यूरॉन के जरिए से न्यूरॉन जो मौजूद हैं, नर्व सेल्स जो मौजूद होते हैं वो हेल्प करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा और आसान सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर और कोऑपरेशन टू ईच अदर अंडर द कंट्रोल कोऑर्डिनेटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ कोऑपरेट होकर एक दूसरे के साथ अंडर द कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में बॉडी की मुख्तलिफ सी पार्ट्स एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करें तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ग्राउंड में खड़े हैं, आप जो है एक बिल्डर हो, बिल्डिंग कर रहे हो, वहाँ से बैट्समैन ने जो है बॉल मारा तो आप जो बॉल की तरफ देख रहे हैं आप कोशिश करें कि उसको खींचे। आपकी आंखें भी उसी तरफ हैं, आपका जो है ब्रेन भी उसी तरफ है, आपका बॉडी पूरे बॉडी जो है इफेक्टर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, आपका आँख, सब कुछ यही उसी की कोशिश में है कि उस गेंद को पकड़ लें। तो पूरा बॉडी मुख्तलिफ से पार्ट्स जो हेल्प करके एक ही पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैंने दूसरा लिखा हुआ इवन बॉडी वर्क वन यूनिट इट्स ऑर्गन्स वर्क हार्मनी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपली स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शंस कौन कौन सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीजें हैं वो है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। टोटल कोऑर्डिनेटेड एक्शंस कितने होते हैं पहले वो जानते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन का। इससे पहले मैं आता हूं कोऑर्डिनेशन। जैसा आप लोगों को मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन क्या है। यही कोऑर्डिनेशन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, एक टाइप का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरा जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन का को मदद करने वाला, कोऑपरेट करना, ठीक है, मदद करना एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन। तो 2 टाइप्स कोऑर्डिनेशन, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन जो अलग चैप्टर है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन जो अलग चैप्टर है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नर्वस कोऑर्डिनेशन डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट एब्सेंट है, एब्सेंट इन प्लांट्स के अंदर नहीं है एक चीज। दूसरा फास्टर एक्शन कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, फास्टर एक्शन कर रहा है, गुड। साथ साथ में जो है इसका बेसिक जो चीज है नर्वस कोऑर्डिनेशन का वो न्यूरॉन है।
जो सारा काम कर रहे हैं। न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है नर्वस कोऑर्डिनेशन का, जो काम कर रहा है, जो मैसेजेस ट्रांसफर कर रहा है, ऑर्डर्स जो है ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। आ रहा है समझ? यहाँ पे जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्लांट्स के अंदर भी है, पॉइंट्स नोट करें डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर भी है एंड एनिमल्स के अंदर भी है, दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, ये भी समझ आ गया। ये थोड़ा सा स्लो है, स्लो एक्शन कर रहा है, गुड, ये भी सबको समझ आ गया। साथ साथ में मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, यहां पे बेसिक यूनिट क्या था, कौन काम कर रहा था, न्यूरॉन कर रहा था। यहां पे न्यूरॉन नहीं है, यहां पे कौन सा चीज काम कर रहा है, हार्मोन्स मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, हार्मोन्स ट्रांसफर कर रहा है। अब हार्मोन्स जो है एक केमिकल मैसेंजर है, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। वहां पे न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था नर्वस सिस्टम का, जो मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे थे रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक, ब्रेन से ऑर्डर उठाकर इफेक्टर्स तक ला रहे थे। वो सारा काम कौन कर रहा था, न्यूरॉन कर रहा था। अब न्यूरॉन क्या स्ट्रक्चर, क्या फंक्शन, क्या, वो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर है, कौन सिक्रेट कर रहा है, ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है, ग्लैंड्स जो है इसको सिक्रेट कर रहे हैं डिस्टेंस। अब ग्लैंड्स दो टाइप्स के हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कंफ्यूजन की बात है नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस हैं, जिसका कोई डक्ट नहीं है, जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में, ब्लड की जो नालियां है उसमें सिक्रेट कर रहे हैं, और ब्लड नालियां जो है वो उस हार्मोन केमिकल मैसेंजर को उठाकर टारगेट जगह तक पहुंचाते हैं। कोई डक्ट नहीं है, जिसका डक्ट नहीं है, जिस ग्लैंड का डक्ट नहीं है, जो हार्मोन सिक्रेट होगा ब्लड के अंदर, तो उस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो डक्टलेस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है डिस्टेंस जिसका डक्टलेट ग्लैंड है, जिसका डक्ट है, जो हार्मोन सिक्रेट होगा नाली के अंदर, अपनी नाली के अंदर, वो नाली के जरिए से टारगेट जगह तक पहुंच जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस है, वो जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस है, एटसेट्रा, और भी बहुत से हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसको कोई डक्ट नहीं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, जैसा मेमोरी ग्लैंड है, जैसा पेंक्रियास है। अब पेंक्रियास इंट्रोक्राइन है, इंट्रोक्राइन इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर जो है एक्सो एंडो की दोनों एबिलिटी मौजूद है, दोनों फंक्शन कर सकता है। गाल ब्लैडर है, लीवर है, ठीक है, जिसका अपना डक्ट, स्वीट ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसका अपना डक्ट है, जिसमें डक्ट के जरिए से जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा नाम आया बता दिया। दो टाइप्स कोऑर्डिनेशन है आज जो है हम स्टार्ट करने वाला है, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का पहला स्टेप जो है, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस कितने हैं अब नर्वस कोऑर्डिनेशन का। देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स, देयर आर फॉलोइंग 5 मेन टाइप्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, मेन टाइप्स होते हैं 5 है। नंबर 1 है, नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैं इधर लिखूं, वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, स्टिमुलस स्टिमुलाई क्या है, दोनों एक है। स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलाई का, स्टिमुलाई सिंगुलर है, स्टिमुलस उसका जो है प्लुरल है। तो दूसरा जो है वो क्या है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स है। तीसरा क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर्स है, या इस कोऑर्डिनेटर को हम जो है कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। 4 नंबर पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर पे जो है वो है इफेक्टर, इफेक्टर्स है। और 5 नंबर पे जो एक्शन है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। तो स्टार्ट करते हैं स्टिमुलस से। पहला पॉइंट्स है स्टिमुलाई या स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है प्लुरल है स्टिमुलाई का। अब स्टिमुलस और वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज में चेंजिंग पैदा करते हैं, काज करते हैं, उस चीज को हम स्टिमुलाई कहते हैं। हर वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज में चेंजिंग पैदा कर रहा है, तो उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं। एनीथिंग, इसका सिंपल डेफिनेशन हम किस तरह लिख सकते हैं, कोई भी चीज हो, एनीथिंग which cause
change in the activities of living organism. कोई भी चेंजिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी एक्टिविटीज में चेंजिंग लाते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा था, मैं लेक्चर दे रहा था, अचानक किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आया, मैंने फौरन उसी तरफ देखा, अपना काम छोड़कर दरवाज़ा खोला। आवाज़ क्या है? स्टिमुलस है जो हमारी एक्टिविटीज़ में चेंजिंग पैदा कर रहा है। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, लिख रहा था या पढ़ रहा था या कुछ जो है नोट कर रहा था, तो मुझे ठंड लगी। ठंड क्या है? स्टिमुलस है। मैंने फौरन वो काम छोड़ दिया, जगह चेंज किया, गर्मी की तरफ आया, गर्मी लग गया, ठंड की तरफ चला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्टिमुलस है। इसी तरह लाइट क्या है? स्टिमुलस है। साउंड या वॉइस क्या है? स्टिमुलस है। एक और एग्जांपल मैं दूं, स्मेल क्या है? स्टिमुलस है। आप जा रहे थे, आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकले, आपने सुबह जो है नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, आप निकले, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेट आ रहे हैं, घर की तरफ आ रहे थे, आप जिस रोड से गुजर रहे थे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का जो स्मेल है निकल रहा है, आप वो स्मेल पहले शौक से जा रहे थे, एयरफोन भी लगाए हुए थे, ठीक है, एकदम स्मेल आया, नाक जो है, नोज जो है, उस स्मेल को रिसीव किया, तो ये रिसेप्टर है, वो स्मेल रिसेप्टर स्टिमुलस है। फौरन ये रिसेप्टर्स, ये मैसेज, ये स्टिमुलस जो है ट्रांसफर कर रहा है कोऑर्डिनेटर ब्रेन की तरफ। ब्रेन क्या करते हैं? आपको इफेक्टर्स को कहते हैं कि भाई पैसा है जेब में, चेक करो। रुक गया, देखिए पहले जा रहे थे, स्टिमुलस आया, आप रुक गए, ठीक है, आपने उसी तरफ देखा, हाँ इधर तो रेस्टोरेंट है, वहाँ देख लिया, वहाँ पे जो है बिरयानी भी बन रहा है, तो आपके अंदर, आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजिंग आया। तो क्या है? अब जेब चेक करते हो, आप जाकर वहाँ पे जो है रेस्टोरेंट के अंदर घुस करके कुछ खाते हो, सही है, तो चेंजिंग आया या नहीं है? बिल्कुल आया। आप काम कर रहे थे, आवाज़ आया, अपने काम छोड़ दिया, आवाज़ की तरफ चले गए, स्टिमुलस है या नहीं? बिल्कुल स्टिमुलस है। आप उस रास्ते से जा रहे थे, अचानक आपके सामने जो है कुत्ता सामने आया, खतरनाक एकदम, आपने देखा हो ये क्या है, ठीक है, रुक गए, अब वो आपकी तरफ आ रहे, आप क्या करते हो? भाग कर जगह चेंज करते हो, भागते हो, तो स्टिमुलस है। हर वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज में चेंजिंग पैदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा अगर मैं लिखूं, ठंड, गर्मी है, लाइट है, प्रेशर है, टच का, सही है, या आप जो है लाइट, साउंड एटसेट्रा, ये सारे क्या है? स्टिमुलस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज में चेंजिंग पैदा कर रहा है। ओके, ये तो सबको समझ आ गया। अब आते हैं रिसेप्टर की तरफ। दूसरा जो है रिसेप्टर है। रिसेप्टर्स कौन सा एरिया है? वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। दोज ऑर्गन्स विच receive the stimuli, they are called क्या कहते हैं उसको? यार उसको रिसेप्टर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। कौन सा? जैसा मैं एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल है, आंख, आईज, ओके, स्टिमुलस है, नोज, ओके, स्टिमुलस है, एयर, ओके, स्टिमुलस है, टंग, ओके, ज़बान है, टेस्ट मालूम करते हैं। किसी ने आपको टॉपी दिया कि भाई टॉपी ले, आपने टॉपी उठाया, आप लाइब्रेरी में बैठे हुए थे या आप क्लास में बैठे हुए थे, तो टॉपी का जो है जायका बहुत कड़वा था, ठीक है, आपने जब ज़बान में रखा, एकदम आपका मुंह का जो जायका है उस सबको ख़राब किया, आपने फ़ौरन निकाला, फेंक दिया। अब जाकर मुंह साफ करे, बाहर निकले, बार बार मुंह के अंदर जो है पानी डाल रहे, मुंह साफ कर रहे हो, तो काम छोड़कर आपकी एक्टिविटीज़ में चेंजिंग पैदा किया। टेस्ट जो है किसने रिसीव किया? रिसेप्टर है, टंग ने, एयर, नोज, और क्या है? स्किन भी है, ठीक है। स्किन जो है जैसे गर्मी और
एक्सपेक्टेंट को जो है महसूस कर रहे हैं, स्किन भी आपका रिसेप्टर है। ओके, ये भी बच्चों को समझ आ गया कि भाई रिसेप्टर क्या है। रह गया कोऑर्डिनेटर। तीसरा चीज जो है कोऑर्डिनेटर क्या है। कोऑर्डिनेटर कौन से एरिया है। कोऑर्डिनेटर को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है जो कंट्रोल कर रहा है। दोज ऑर्गन्स विच receive the stimulus, receive the information receive करना from कहाँ से, from receptor से information receive करना and give order to stimuli, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है स्टिमुलस से, आवाज आया, रिसीव किसने की थी, कानों ने, तो कान रिसेप्टर है, आवाज स्टिमुलस है। अब ये आवाज का जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक, ब्रेन कोऑर्डिनेटर है, वो डिसाइड करते हैं जाना है नहीं जाना है। तो वहां से फिर वो जो रिस्पॉन्स भेजते हैं, ऑर्डर भेजते हैं इफेक्टर्स के पास, गिव ऑर्डर टू इफेक्टर्स को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, अब इफेक्टर्स जाकर वो रिस्पांस देते हैं फॉर स्टिमुलस रिस्पांस। ठीक है, स्टिमुलाई को रिस्पांस देने के लिए फिर ये इफेक्टर्स जाकर उसको रिस्पांस देते हैं। तो इस तरह मेन पार्ट को क्या कहते हैं, जो ऑर्डर भेजते हैं इफेक्टर्स के पास, तो उसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ये भी समझ आ गया सबको। अब आते हैं इफेक्टर्स कौन सा एरिया है। 4 नंबर पे इफेक्टर्स कौन सा एरिया है। इफेक्टर्स कौन सा एरिया है। Those cells, organs या ग्लैंड्स भी है ना, एंड या मसल्स जो है which give response to the stimulus। वो पार्ट्स जो रिस्पांस देते हैं स्टिमुलस को, उस पार्ट्स को फिर क्या कहते हैं, उस पार्ट्स को इफेक्टर्स कहते हैं। आवाज किसी ने खटखटाया, दरवाजा किसी ने खटखटाया, आवाज आया, एयर ने रिसीव की। अब एयर जो है मैसेज ट्रांसफर कर रहा है ब्रेन के पास, कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर ऑर्डर भेजते हैं इफेक्टर्स मसल्स पाँव तक कि जाकर दरवाज़ा खोल। अब हाथ दरवाज़ा ओपन कर रहा है, पाँच है वहाँ तक चले जाते हैं। तो रिस्पांस जब देते हैं वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं, उस ऑर्गन्स को फिर हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। तो यहाँ पे आपका इफेक्टर्स क्या बन गया, हाथ पाँव मसल्स जो है आपका इफेक्टर्स बन गया। ओके, ये भी समझ आ गया। अब आते हैं रिस्पांस की तरफ। रिस्पांस कौन सा एरिया है, किस चीज़ को कहते हैं। 5 नंबर पे जो है रिस्पांस जो है द एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस। कोई भी एक्शन हो जो अगेंस्ट सब स्टिमुलस, द एक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलाई, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैसेज किसके पास आएगा, स्टिमुलस है, स्टिमुलाई आया, कौन रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर्स रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर ने रिसीव के किसके पास भेज दिया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के पास आया। सेंसरी न्यूरॉन से किधर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा। इसके अंदर जो है इंटर न्यूरॉन भी मौजूद है, इंटर न्यूरॉन भी मौजूद है जिसको हम एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं, उसके पास जाएगा। फिर यहाँ से जाकर ये ऑर्डर भेजते हैं, क्या चीज़ भेजते हैं, ऑर्डर इफेक्टर के पास, इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं, रिस्पांस देते हैं। देखिए दोस्तों, काम कौन कर रहा है,
स्टिमुलस आया रिसेप्टर के पास, यहाँ से काम कौन कर रहा है, सारा मैसेजेस ट्रांसफर करने वाला कौन है, सेंसरी न्यूरॉन है, न्यूरॉन ही इसके अंदर इन्वॉल्व। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइन, फिर इसके अंदर इंटर न्यूरॉन है, फिर यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होगा, ये मैसेज तो ट्रांसफर होगा, ऑर्डर जो है लाते हैं वो भी क्या है, वो मोटर न्यूरॉन है, मोटर जो है न्यूरॉन है। डियर उस बात को समझ लो, देखिए एक ही फंक्शन है, यानी एक ही आवाज़ जो आया है उसको जो है रिस्पॉन्स देना, इसमें बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स एक्टिव होकर सिर्फ एक ही पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा काम कौन कर रहा है, डिस्टेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और आपका न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का। तो इसलिए इसको नाम दिया है नर्वस कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन तो है, एक पार्ट पूरी बॉडी काम कर रहा है एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व क्या है, आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। नर्वस सिस्टम का 3 मेन पार्ट्स हैं, न्यूरॉन्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए इसको नाम दिया है नर्वस कोऑर्डिनेशन। आगे समझ। अब द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखूँ या मैं इधर लिखूँ, ठीक है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो हम न्यूरोलॉजी ही पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें, और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखें।